Okay, hello everyone. I hope I'm audible and the screen is visible to everyone. तो 1-2 मिनट देख लेते हैं अगर और कोई ज्वाइन करे, otherwise we'll start with the discussion. आवाज आ रही है तो प्लीज बता दीजिए. स्क्रीन भी विजिबल है, प्लीज कंफर्म कर दीजिए एक बार. Yes, ma'am. Okay, great. All right. So okay, I think बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे बाद में. Okay, so let's start. So आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जून के करंट अफेयर्स. तो we've already covered जनवरी से लेकर के मई तक के करंट अफेयर्स एंड आज जून पे डिस्कशन होगा. इसके बाद जुलाई के अभी तक आए नहीं है दृष्टि की वेबसाइट पे. एज सुन एज दैट इज अवेलेबल तो उसको भी एक दिन शेड्यूल कर दिया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑलरेडी ये डिस्क्लेमर देना भी जरूरी है दैट आई डोंट पोजेस द कॉपीराइट्स ऑफ दिस कंटेंट. so all the copyright and everything is actually with दृष्टि IAS. so if you want to go through the PDF and all तो आप उनकी वेबसाइट पे जाकर के कर सकते हैं उसको चेक. so जो भी कलेक्शन है मटेरियल का that has been done by दृष्टि IAS. I don't possess any copyright for this material. all right. Now let's start with the discussion. First of all, ये है कि गिफ्ट ऑफ स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स इन द स्टेट. इसमें क्या किया गया है कि चीफ मिनिस्टर्स हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप स्कीम स्टार्ट करी गई है. इसमें क्या होने वाला है कि 3,000 रुपीज विल बी गिवन टू दोज हु स्टैंड फर्स्ट इन एवरी फैकल्टी ऑफ एवरी कॉलेज. सेकंड पोजीशन आने पे 2,000 एंड थर्ड पोजीशन आने पे 1,000 रुपीज वुड बी गिवन. ऑलराइट. तो ये दिस इज अ वे टू इनकरेज द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म वेल. सो दिस इज अनदर थिंग व्हिच यू कैन ऐड कि ठीक है व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. सो यू कैन ऐड दिस पॉइंट. अच्छा, आफ्टर हो जाएगा इसके बाद आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेक योर ओन नोट्स. इतने दिन में जितने भी करंट अफेयर्स कवर हुए हैं, जितने भी मंथ्स का हुआ है, तो उसको आप टॉपिक वाइज कवर कर लो. फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड गवर्नमेंट ने विमेन के लिए क्या किया है, या फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए अगर पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल फॉर द ऑर्फन्स और for some industrial sector or for the children, for the field of education, for infrastructure. तो डिफरेंट डिफरेंट जो स्कीम्स हैं उनको एक कंसोलिडेटेड वे में आप लिख सकते हो. इसके अलावा मैंने देखो डॉक्यूमेंट शेयर किया है जो कि न्यूज लेटर था. उसमें भी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं वो अच्छी तरीके से पॉइंट वाइज दिया हुआ है. वहां से भी आप इसमें हेल्प ले सकते हो, अपने कंटेंट को वहां से आप कंसोलिडेट कर सकते हो. राइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं सीएम रिलीज द बुक्स गंगा के प्रहरी और स्वच्छता ही सेवा. तो ये जो है किसने लिखी है, ललित शौर्य जो है उन्होंने ये लिखी हैं दोनों बुक्स. और ऑब्वियसली दिस इज टॉकिंग अबाउट क्लेanलीनेस एंड ऑल्सो अबाउट द क्लेanलीनेस नॉट ओनली ऑफ द रिवर बट ऑल्सो इट इज गोइंग टू हेल्प एंड हैव एन इम्पैक्ट ऑन स्वच्छ भारत अभियान. ओके. सो इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट क्लेanलीनेस, उसके बारे में है ये. देन उसके बाद क्या है हमारा, सिंगल फीमेल मेल एम्प्लॉइज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज विल ऑल्सो गेट CCL. दैट इज वी टॉक्ड अबाउट दिस यस्टरडे ऑल्सो कि पहले दिस वाज नॉट, द मेल्स कुड नॉट अवेल ऑफ दिस CCL और चाइल्ड केयर लीव. तो अब उनके लिए भी जो है ये अलाउ कर दिया है. एंड ये किसके लिए होता है कि दिस इज फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 18 और फर्स्ट टू बॉर्न के लिए ही ये वैलिड रहती है. जो मेल जो इस को अवेल कर पाएंगे वो या तो अनमैरिड हो या फिर विडोवर्स हो या डिवोर्सीज हो जिनके ऊपर एक चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो एटलीस्ट, वो इसको यूज कर सकते हैं. इसमें क्या होगा, अर्नड लीव होती है एंड इसमें मिनिमम जो है 5 डेज की लीव आप ग्रांट करते हैं और मैक्सिमम 120 डेज की लीव होती है. टोटल लीव अगर हम बात करें 18 साल में जो होता है 2 साल की मानी जाती है. यानी इट इज अप्रोक्सीमेटली 365 into 2, दैट इज आपका 730 डेज की होती है ये लीव. ऑल राइट. सो दैट इज वॉट इट इज. एंड ठीक है, फिर उसमें बाकी की चीजें भी दी हुई हैं कि जो इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होंगे चाहे वो नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट के हों वो भी एलिजिबल हों. ऑल राइट. एंड हाँ, एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इफ द चाइल्ड इज हैविंग डिसेबिलिटी ऑफ मोर देन 40%, तो उस केस में जो 18 ईयर्स वाला जो क्लॉज है वो वैलिड नहीं होगा. दैट इज 18 ईयर्स के बियॉन्ड भी उसका जो उसके पेरेंट्स हैं वो अवेल कर सकते हैं चाइल्ड के लिए. ठीक है. नेक्स्ट बात करी जाती है टनल पार्किंग की. ये कहाँ होगी, फर्स्ट टनल पार्किंग जो है उत्तराखंड की वो बिल्ट हो रही है केम्प्टी फॉल इन मसूरी में. इसके अलावा क्या है कि 2 पौड़ी में, 6 टेहरी में, 2 उत्तरकाशी और 2 नैनीताल. इसका भी DPR भेज दिया गया है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं जिसको. तो कौन कौन से एरियाज हैं, तो देखो एक तो भैया केम्प्टी फॉल की हमने बात करी, टेहरी केम्प्टी फॉल मसूरी में जो है. एंड उसके अलावा पौड़ी लक्ष्मण झूला साउथ नियर देवप्रयाग रेलवे स्टेशन अपोजिट ओल्ड टेहरी रोड जंकयार्ड, नैनबाग धनौल्टी.
देन ऑल दीज थिंग्स रीड योर सेल्फ, ठीक है, कहाँ कहाँ पे होने वाला है, बस एक आइडिया होना चाहिए कि ठीक है भाई यहाँ भी ये चल रहा है काम। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि टूरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्टेट, एंड whenever there is an inflow of the tourists, तो कई बार ऐसा होता है कि they don't get sufficient parking spots or places। उस वजह से कई बार the traffic is often beyond the control of the traffic police। तो instead of these people leaving their vehicles here and there, जिसकी वजह से और भी ज्यादा ट्रैफिक जैम की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो इन्हें ये जो टनल पार्किंग है, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। और इसमें क्या है कि टनल्स जो होंगी उसमें बेसिकली क्या होगा कि इनसाइड द माउंटेन्स दे विल कंस्ट्रक्ट दीज टनल्स, और उसपे ऐसा होगा कि एंट्री विल बी फ्रॉम वन साइड, एंड जो व्हीकल होंगे दैट विल दे विल एग्जिट फ्रॉम द अदर रोड और द अदर साइड। ऑलराइट, देन let's talk about Pratibha Thapliyal। Now this is not very important from the perspective of interview, but हाँ ठीक है, आने वाले टाइम में मे बी प्रीलिम्स के टाइम पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, कई सारी फीमेल बॉडी बिल्डर्स ने इस पर्टिकुलर कंपटीशन में पार्ट लिया, ठीक है, बट उत्तराखंड की ही जो प्रतिभा थपलियाल है, सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन हुआ। ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन इन गोवा। और कहाँ होने वाला है ये कंपटीशन? दिस इज गोइंग टू बी हेल्ड इन नेपाल एंड साउथ कोरिया। द नेम ऑफ द कंपटीशन इज वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। ओके, तो प्रतिभा जो है, शी इज फ्रॉम यमकेश्वर ब्लॉक ऑफ बॉडी, एंड ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज शी इज द फर्स्ट फीमेल बॉडी बिल्डर ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि फीमेल्स जो है कौन कौन से स्फीयर्स या किस फील्ड में जाकर के बेटर परफॉर्म कर रही हैं, तो उसमें आप ये भी चीज मेंशन कर सकते हो, कोई भी फील्ड ऐसा अछूता नहीं रहा है। सभी जगह जाकर के जो हमारे स्टेट की जो लड़कियां हैं, उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, चाहे वो इवन बॉडी बिल्डिंग का ही क्षेत्र क्यों ना हो, वहां भी आज हमारी जो लड़कियां हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। राइट, देन ड्रोन कॉरिडोर्स टू बी बिल्ट इन उत्तराखंड। अच्छा, अब ड्रोन कॉरिडोर्स, कुछ दिन पहले हमने बात किया था कि ड्रोन्स को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, तो उसी के अंतर्गत ये ड्रोन पॉलिसी या ड्रोन कॉरिडोर की पॉलिसी का भी आप मेंशन कर सकते हो। इसमें क्या होने वाला है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सबके ड्रोन ऑपरेशंस को लिंक किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग ऑफ दीज कॉरिडोर्स। उससे क्या होगा? सबसे पहली बात तो ड्रोन्स को एक पर्टिकुलर एरिया मिल जाएगा कि इसी एरिया में आप जो है फ्लाई कर सकते हो। और अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हुई या ऐसी कोई सिचुएशन बनी कि भैया जो हमारे नेबर्स हैं, जो हॉस्टाइल नेबर्स हैं, इफ दे ट्राई टू यूज दिस टेक्नोलॉजी ऑफ ड्रोन्स एंड वांट टू गैदर एनी इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमको पता है ना हमारा बॉर्डर तो शेयर हो ही रहा है विद चाइना एंड ऑल्सो विद नेपाल। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर बाई चांस चाइना की तरफ से कोई ड्रोन आता है, तो दे माइट नॉट बी अवेयर ऑफ द ड्रोन कॉरिडोर्स। और ड्रोन कॉरिडोर में फ्लाई, और कुछ दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ड्रोन्स को भी एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाएगा, जैसे आधार कार्ड नंबर होता है, तो सिमिलरली ड्रोन्स को भी एक नंबर दिया जाएगा, एंड पूरे जो सॉफ्टवेयर में उनका डेटा होगा। तो अगर ऐसा कोई सपोज डेटा चुराने की कोशिश करे या हमारे एरियाज की फोटो कैप्चर करने की कोशिश करे ड्रोन्स के थ्रू, तो अगर वो ड्रोन कॉरिडोर के बियॉन्ड फ्लाई कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली हम उसको गिरा के वी कैन डिस्ट्रॉय दैट। इस वजह से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा क्या है कि एयर सर्विसेज भी डिस्टर्ब नहीं होंगी, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि मे बी द ड्रोन्स दे आर एक्चुअली interrupting with the aircraft or the helicopters that are flying in a particular area। so उसकी भी पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। और सिक्योरिटी का तो जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता ही दिया। ऑलराइट, देन अपार्ट फ्रॉम दिस, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे जाकर के डिस्कस भी करेंगे कि एटलीस्ट 12 टाइगर्स एंड टाइग्रेसेस दे हैव डाइड इन द लास्ट 5 मंथ्स। अभी कुछ टाइम पहले कुछ डेटा रिलीज हुआ था जिसमें ये पता लगा था कि उत्तराखंड में जो है नंबर ऑफ टाइगर्स, मतलब इट इज थर्ड हाईएस्ट इन द कंट्री। ठीक है, अब ये तो एक डेटा हो गया हमारे पास, लेकिन कुछ डेटा ये भी बहुत चौंकाने वाला है। ये कह सकते हैं कि कंसर्निंग डेटा जो है वो ये है कि देयर आर सो मेनी टाइगर्स दैट हैव डाइड। अगर हम लास्ट 5 मंथ्स की ही बात कर लें तो उसी में 12 टाइगर्स हैव ऑलरेडी डाइड। ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? वन रीजन कुड बी दैट ओके, दे आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट, मतलब देयर इज अ लॉट कंपटीशन, उनके बीच में ही स्ट्रगल हो रहा है, बिकॉज जो एरिया है मे बी दैट इज नॉट इनफ in order to sustain a huge population of the tigers. That could be one possibility. The other possibility could be that ठीक है, the environment is changing, and because of the change in the environment, maybe they are not able to adjust to the global warming and the increased temperatures. Third thing could be that because of the increase in temperature, there has been an increase in the incidence of different diseases or different viruses. So canine distemper virus के बारे में आपने सुना होगा, that impacts these animals. तो maybe that is another reason. इसके अलावा और भी क्या रीजंस हो सकते हैं, इस पे पॉन्डर करना, एंड व्हाट कुड बी द सॉल्यूशंस अहेड। तो वी टॉक अबाउट दिस। ठीक है,
इसमें बता रखा है कि ठीक है दीज आर द एरियाज जहाँ ऐसे ऐसे कुछ न्यूज शेयर करी गई है कि इतने इतने टाइगर्स का जो है मृत्यु हो गई या उनकी डेथ हो गई। तो कुछ डेटा दिया हुआ है, इसको आप गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकिल ट्रैक्स ऑफ 50 किलोमीटर्स ईच विल बी बिल्ट इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स विद प्लेन रीजन्स ऑफ द स्टेट। तो ऑब्वियसली इसमें यही है कि पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, वेहिकुलर प्रेशर को ध्यान में रखते हुए साइकिल ट्रैक को या साइकिलिंग को इनकरेज करने के लिए साइकिल ट्रैक का अनाउंसमेंट किया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं कि सेंटर हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ 2 न्यू सिटीज इन द स्टेट। नाउ these टू न्यू सिटीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज काशीपुर एंड द अदर इज डोईवाला इन उत्तराखंड। अच्छा, अब इसके अलावा क्या आएगी? ये तो दो नई सिटीज हैं। टोटल 8 सिटीज का प्रपोजल भेजा गया है। वो 8 सिटीज कौन सी है और किस रूप में डेवलप होंगी? अगर आप इन एरियाज से हो, अगर आप वहां से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आपकी स्कूलिंग है या आपका प्लेस ऑफ बर्थ है या किसी भी तरीके से एसोसिएशन है इस इन एरियाज से, तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दून और हरिद्वार हाईवे नियर डोईवाला, तो ये क्या किया जाएगा? इंटीग्रेटेड टाउनशिप के तौर पर इसको डेवलप किया जाएगा। देन छारबा सहसपुर जो है दून पाउंटा साहिब हाईवे में, इसको साइबर सिटी के तौर पर डेवलप करने की बात है। देन अर्केडिया टी गार्डन इन देहरादून, न्यू देहरादून ट्विन सिटी। देन बमौत विलेज नियर गौचर एयरपोर्ट, वेलनेस टाउनशिप नियर रामनगर सिटी टाउनशिप, टूरिज्म टाउनशिप। हल्द्वानी नियर गोलापार, तो बेसिकली ये होना चाहिए गोलापार नियर हल्द्वानी, तो उसको न्यू हल्द्वानी विद सिटी के तौर पर डेवलप किया जाएगा। नियर नैनी सैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़, फिल्म एंटरटेनमेंट सिटी एंड पराग फार्म्स नियर किच्छा इंडस्ट्रियल टाउनशिप। ठीक है, तो इसको अगर इन एरियाज से हो, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेना कि व्हाट आर द वेरियस कंसर्न्स एसोसिएटेड विद इट, क्योंकि अभी तो ये सिटी डेवलप होने की बात हो रही है। तो क्या इससे उस एरिया में किसी का डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा है, या उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया है इन एरियाज का? तो इस पे थोड़ा सा आप लोग जरूर गो थ्रू कर लेना इस चीज को, अगर इन एरियाज से आप बिलोंग कर रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि उसमें हो सकता है आपसे पूछा जाए कि वी आर डेवलपिंग दीज काइंड ऑफ सिटीज या इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इसके बारे में आपको पता है कुछ? तो आपके पास कुछ एटलीस्ट होना चाहिए कि ठीक है, यस सर आई एम अवेयर ऑफ दिस, और यस मैम आई एम अवेयर ऑफ दिस, कि ठीक है ये डेवलपमेंट होने वाला है इस एरिया में, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उस पर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर इन एरियाज से हो, एक बार इसको गो थ्रू जरूर कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं ड्रेस कोड हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन 2 टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड। तो ड्रेस कोड कहाँ कहाँ पर? तो दक्षेश्वर महादेव टेम्पल इन हरिद्वार और नीलकंठ महादेव टेम्पल इन ऋषिकेश। यहाँ क्या होगा? दोज वेयरिंग हाफ पैंट, torn jeans, mini skirts and night suits will not be allowed to enter the temple. Only those who come wearing decent clothes will be allowed to enter the temple and visit. At least ये है कि 80% of your body should be covered if you want to enter these temples. उसके अलावा क्या है? ड्रेस कोड इज ऑलरेडी इन फोर्स इन सेवरल टेम्पल्स इन साउथ इंडिया, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में भी ये चीज लागू कर दी गई है। अब इसके फेवर में आप अगर बोलना चाहें या अगेंस्ट में बोलना चाहें, इस पर भी थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे हम लोग बाद में। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट विल नाउ गिव 1 लाख रुपीज ऑन सिलेक्शन इन एनडीए एंड सीडीएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है या क्राइटेरिया क्या है? कि ये जो है स्टूडेंट्स, उनको अपना पहली बात नेटिव रेसिडेंट्स होने चाहिए उत्तराखंड के। उन्होंने अपनी 12th ग्रेजुएशन एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो कि उत्तराखंड में ही लोकेटेड है वहां से करी होनी चाहिए। ठीक है, पहले ये 50,000 अमाउंट था, अभी इसको बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सिडकुल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विल बी डन सून। तो सिडकुल की क्या फुल फॉर्म है? स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये क्या करने वाला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिल करके उत्तराखंड के फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को बनाएगा। ठीक है, कहाँ बनने वाला है? ये काशीपुर में, उधम सिंह नगर में जो है। वहां पे क्या होने वाला है कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करे जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की। प्लॉट्स दिए जाएंगे अराउंड 60 कंपनीज को। क्या मैन्युफैक्चर किया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन, पावर इक्विपमेंट। इसके अलावा हॉस्टल, वेयरहाउस, लैब फॉर टेस्टिंग इक्विपमेंट, फास्ट फायर स्टेशन, मेडिकल फैसिलिटी विल आल्सो बी अवेलेबल इनसाइड द क्लस्टर फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ द इंडस्ट्रीज। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने जितने भी अभी तक जितने मंथ्स के हमने न्यूज आर्टिकल्स कवर किए हैं, उसमें अलग अलग चीजों का, फॉर एग्जांपल कल हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर के बारे में कुछ बताया था। देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट कि ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग जो है, आज जो हमने ये बात करी, सिडकुल मिलकर के ये बनाने वाला है। तो आपका अब ये काम है कि जो इतने मंथ्स में हम लोगों ने, जो इतने डेज में हमने डिस्कस करे हैं मंथली करंट अफेयर्स, तो वहां से अपना एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर मैं पूछूं कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसके कुछ इनिशिएटिव्स बताइए इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अब ये जो सारा हम लोगों ने डिस्कस किया, ये तो बिट्स एंड पीसेस में डिफरेंट डिफरेंट जगह स्कैटर्ड है। अब आपका काम यह है कि आप इसको कंसोलिडेट करके अपने नोट्स बनाओ और मिनिमम हर
टॉपिक पे आपके पास मिनिमम 5 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू में अगर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो है बिल्कुल संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, या अगर आपसे कहा जाता है कि गिव मी जस्ट 5 पॉइंट्स दैट ऑल्सो इन वेरी ब्रीफ, तो आपके पास इतने कॉन्क्रीट पॉइंट्स होने चाहिए कि आपके पास, आपको वहां पर ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े, इंस्टेंट आपके वहां पे आंसर आप कर पाए। ऑलराइट, तो उसके लिए ये जरूरी है कि इतना ज्यादा जो ये स्कैटर्ड मटेरियल है उसको कंसोलिडेट करो अपने नोट्स में, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया मॉलडीव्स, ये मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। अच्छा, हम लोगों ने जब विजन के इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट नेशंस, तो मैंने उसमें मॉलडीव्स की तरफ थोड़ा ध्यान दिया था, अगर आप लोगों को याद है तो मॉलडीव्स का क्या रोल था वो हम लोग ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देखो, अब आपको ये भी लग सकता है कि उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से मॉलडीव्स क्यों इंपॉर्टेंट है। मॉलडीव्स तो ऑब्वियसली जो है आपका साउथ, जो हमारे स्टेट्स हैं सदर्न स्टेट्स, उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बट देखो क्या होता है कि मॉलडीव्स के साथ भी हमारी नेशनल डिफेंस फोर्स की एक्सरसाइज चलती है बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द मॉलडीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स। ये कहाँ हुई है? चौबटिया में हुई है अभी रिसेंटली। अच्छा, उसका नाम क्या था? तो वो है एक्स एक्यूवेरियन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सदर्न स्टेट्स ही एसोसिएटेड होंगे मॉलडीव्स के साथ। अगर आपको किसी भी नेशन के साथ बायलैटरल रिलेशंस अच्छे रखने हैं, मजबूत रखने हैं, तो इट इज अबाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। तो उसमें देखो, अदरवाइज उत्तराखंड का ऐसे तो कोई लेना देना होगा नहीं ना मॉलडीव्स के साथ। ज्यादा से ज्यादा क्या है, केरला या तमिलनाडु को करनी चाहिए थी एक्सरसाइज, लेकिन फिर भी जो है ये एक्सरसाइज हो रही है उत्तराखंड के एरियाज में। तो दिस इज समथिंग विच यू शुड कीप इन माइंड कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि बॉर्डर शेयरिंग एरियाज, इट इज ऑल्सो अबाउट कि ठीक है भैया किस नेशन के साथ कैसे रिलेशन अभी चल रहे हैं। तो ये जो डिफेंस एक्सरसाइज है इसको एक्यूवेरिन कहा जाता है, एक्स एक्यूवेरिन। एक्यूवेरिन का मतलब होता है फ्रेंड, ठीक है। तो ये एनुअल एक्सरसाइज होती है। लास्ट टाइम 2021 में मॉलडीव्स में हुई थी, और यहाँ पर क्या है कि शेयर कर रहे हैं हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस, एनहांस कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन बोथ द फोर्सेस। देन एक इन्फॉर्मेशन दी है कि जो हमारे यूकेपीएससी के न्यू चेयरमैन बने हैं प्रोफेसर JMS राणा, इसमें कुछ खास है नहीं, बट ये ध्यान रखना कि इनका जो प्रोफाइल है वो ये है कि इनका बैकग्राउंड फिजिक्स का है। ऑलराइट, तो कोई अगर ऐसे स्टूडेंट है हमारे बीच में जो कि फिजिक्स जिन्होंने पढ़ी हुई है, इट कुड बी पॉसिबल कि आप लोगों ने जो है PCM पढ़ा है, या फिर फिजिक्स में आपने ऑनर्स करी हुई है, या मास्टर्स करा हुआ है फिजिक्स में। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही साथ अगर किसी ने बीटेक किया है, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर बाई चांस आप इनके इंटरव्यू पैनल में चले गए, जिसके अध्यक्ष, जिस बेसिक बोर्ड को अगर ये हेड कर रहे होंगे, ये उसमें चेयरमैन होंगे, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेफिनेटली देयर आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स। साथ ही साथ इवन अगर आपका साइंस बैकग्राउंड भी है, तो बेसिक जो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं जो अभी यूटिलाइज हो रहे हैं इन द प्रेजेंट टाइम्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स, या इफ वी टॉक अबाउट द चंद्रयान और उससे एसोसिएटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर कॉन्सेप्ट, जो कि एक साइंस ग्रेजुएट या एक साइंस स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसके बारे में, उसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक बार ध्यान में जरूर रखना, दैट फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि ठीक है भैया जो हमारे चेयरमैन है उनका भी बैकग्राउंड वही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरोड्रोम लाइसेंस इशूड। अच्छा, अब देखो, जो नैनी सैनी एयरपोर्ट है हमारा पिथौरागढ़ में, अभी तक क्या था कि वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे एयरफोर्स है वो उसको यूज कर रहे थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि DGCA द्वारा जब से ये लाइसेंस मिल गया है, तो अब ये हमारा सिविल ऑपरेशंस के लिए भी खुल गया है, राइट। तो हमारे CM ने रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज हमें लाइसेंस दे दो, तो अब उनको लाइसेंस मिल चुका है। तो अब जो है यहाँ से कमर्शियल एयरक्राफ्ट भी उड़ने लगेंगे। तो एक तरीके से कनेक्टिविटी के लिए काफी हद तक अच्छा है, क्योंकि अब अभी तक क्या हो रहा था कि ठीक है, ओनली इट वाज ओनली हेल्पिंग द डिफेंस फोर्सेस, बट नाउ इट इज आल्सो गोइंग टू हेल्प द पीपल ऑफ पिथौरागढ़। अब उनको कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है उनके पास तक, अब कमर्शियल फ्लाइट्स के थ्रू वो आराम से, इंस्टेड ऑफ फर्स्ट कमिंग टू द एरियाज, जैसे पिथौरागढ़ से पहले आप काठगोदाम आओ फिर वहां से ट्रेन से जाओ, ऐसा करने की बजाय वो डायरेक्टली वहां से फ्लाइट से, अगर उनको देहरादून भी पहुंचना है तो वहां वो पहुंच सकते हैं, राइट, और कम टाइम में पहुंच सकते हैं। तो दिस इज वेरी गुड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट बात करते हैं कि CM's बिग अनाउंसमेंट फॉर डेयरी डेवलपमेंट। इसमें क्या हुआ कि 600 मल्टीपर्पज मिल्क कोऑपरेटिव्स हैव बीन, मतलब विल बी डेवलप्ड, ये इंस्ट्रक्शंस दिया हमारे CM ने। उसके अलावा क्या है, देखो कुछ इसमें से आप कॉन्सेप्ट ले सकते हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरीके से काम करता है, थोड़े बहुत यहाँ से आप चीजें भी यहाँ से ऑब्जर्व करो, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि नंबर ऑफ मेरिनो शिप जो हाई क्वालिटी वुल देती है उसको इंक्रीज किया जाएगा। इसके लिए क्या किया जा रहा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है ऑस्ट्रेलियन ब्रीडर्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर फॉडर की शॉर्टेज हो गई तो CM ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं हमारे कि फॉर्मेशन किया जाए 20 फॉडर FPOs का,
ठीक है, उससे क्या होगा। और साथ ही साथ क्या किया जाए कि 50 मिल्क प्रोड्यूसर सर्विस सेंटर्स को भी बनाया जाए और 16 बद्री काउ ग्रोथ सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। उसके अलावा ऑटोमेशन किया जाएगा इन द वर्क्स ऑफ मिल्क कमिटीज एंड मिल्क यूनियन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर शॉर्टेज बाय प्लांटिंग 10 लाख फॉडर प्लांट्स ऑन द कम्युनिटी लैंड इन द हिल एरियाज। देखो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या किया जा सकता है एनिमल वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, ठीक है। तो उसमें एक पॉइंट यहाँ से हमको मिल गया। हम क्या कह सकते हैं कि ठीक है भैया, कई सारी जो हमारी महिलाएं हैं वो क्या करती हैं कि उनको जाना पड़ता है फॉरेस्टेड, जो फॉरेस्ट हैं उनमें जाना पड़ता है ताकि वो चारा लेकर के आ पाए। अब आप क्या करोगे कि जो आपका ऐसी फैलो लैंड पड़ी हुई है या कम्युनिटी लैंड जहाँ पर खाली पड़ी हुई है, अगर आप वहां पे फॉडर प्लांट्स को ग्रो करने लग जाओ तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इतना सफिशिएंट फॉडर मिल जाए कि एनिमल्स आराम से वहां पर या तो चरने भेज दो उनको, या तो फिर जो है वहीं से कलेक्ट कर लो। तो फॉरेस्टेड एरियाज में और ऐसे एरियाज में जहाँ पर ये पॉसिबिलिटी कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, टाइगर्स सॉरी लेपर्ड्स का अटैक हो सकता है, तो ऐसे एरियाज में लोग जाने से कतराए, मतलब उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी वहां जाने की। तो एक तरीके का ये भी आप उसमें सोल्यूशन ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुगर केन। अच्छा, अब अगर हमारे बीच में कोई ऐसे हैं जिनका खांड सारी निरीक्षक के लिए अगर सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, तो वो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि शुगर केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वाज इंस्ट्रक्टेड टू मॉडर्नाइज बाजपुर एंड किच्छा शुगर मिल्स। सबसे पहली बात, शुगर मिल्स कहाँ है? किच्छा और बाजपुर में ज्यादातर है। शुगर केन सीड को चेंज करने की बात चल रही है। शुगर केन सर्वे किया जाएगा जीपीएस की हेल्प से और प्रमोट किया जाएगा ऑर्गेनिक शुगर प्रोडक्शन। तो ये कुछ सोल्यूशन है, इसको आप मोल्ड कर सकते हो वहां पे। आपसे जो भी अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन फ्रेम किया जाए कि हाउ टू इम्प्रूव द शुगर केन प्रोडक्शन और सजेस्ट सम वेज इन विच वी कैन यू नो इम्प्रूव द यील्ड एंड ऑल, तो अगर वहां पर पूछा जाए तो ये आप कुछ पॉइंट्स यहाँ से ऐड कर सकते हो। उसके अलावा क्या है कि फिशरीज एज वेल एज ट्राउट रेस वेस, मतलब ये फिश प्रोडक्शन एंड ऑल की तरफ भी जो है हमारा ध्यान रखने के लिए ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारे सीएम ने दिए हैं। अच्छा, प्रिपरेशन टू इंक्रीज द ऑनरेरियम ऑफ स्टेट स्पोर्ट कोचेस फ्रॉम 15,000 टू 48,000। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स को इंकरेज करने के क्या किया गया है। तो जो कोचेस हैं उनको अभी तक सिर्फ 15,000 मिलता था, अब उनको 48,000 मिलने लग जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी ये चीज कही गई है, तो उसी को अब लागू कर दिया गया है स्टेट में भी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स इन उत्तराखंड विल गेट डिग्रीज फ्रॉम डिजी लॉकर। तो ये क्या होगा इससे? ऑब्वियसली उनको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, डिजी लॉकर में उनकी डिग्रीज अपडेटेड होंगी, तो उनको कहीं पर भी अगर वो दिखाने की जरूरत पड़े तो डिजी लॉकर से आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं दैट पर्टिकुलर डिग्री और शो कर सकते हैं उसको। उसके अलावा क्या है कि ई ग्रंथालय पोर्टल, देखो ये अगर पूछा जाए कि एडुकेशन के लिए क्या किया गया है तो ये आप मेंशन कर सकते हो अबाउट द ई ग्रंथालय पोर्टल। ई ग्रंथालय में क्या होगा, कोर्स बुक्स तो अवेलेबल होंगी ही होंगी, उसके अलावा रिसर्च पेपर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप में से कोई भी रिसर्च के फील्ड में है तो आपको ये पता होगा कि कई बार जितने भी रिसर्च पेपर्स होते हैं उनको हम एक्सेस नहीं कर पाते, ठीक है। उनको एक्सेस करने के लिए क्या होता है, या तो आपके पास जो है आपके इंस्टीट्यूट के पास कुछ ऐसे आपने साइन इन किया होना चाहिए, या फिर आपके पास उस सॉफ्टवेयर की एक्सेस होनी चाहिए, और वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं कई बार बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी इंडिविजुअल टू हैव दैट एक्सेस। तो अगर ये ई ग्रंथालय पोर्टल में अगर हमें इस तरीके की रिसर्च पेपर्स या कोर्स बुक्स इजीली अवेलेबल हो जाएं तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट बेनिफिशियल। तो इसको अभी आप ध्यान में रख सकते हो, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आजकल भी आप एक्सपीरियंस कर ही रहे होगे कि इनसेसेंट रेनफॉल हो रही है। तो आज तो इवन रेड अलर्ट भी जारी हुआ है और अभी 4 दिन तक जो है बहुत बताया गया है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और कई सारे लोग हैं जिनके घर भी बह जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव रेनफॉल, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है दैट उत्तराखंड में जो है ऑलरेडी इतना ज्यादा वी कैन से दैट फ्रजाइल इकोसिस्टम है, फ्रजाइल टोपोग्राफी है, तो डिजास्टर्स प्रोन एरिया है। ऑलराइट, नाउ इसको मद्देनजर रखते हुए क्या हुआ है कि 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेज इज प्रपोज्ड टू बी हेल्ड इन देहरादून। ये कब होने वाली है? ये नवंबर और दिसंबर में होने वाली है हमारे, जो 2023 में आएगा। तो एक देखो पहली बात क्या है कि ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस से क्या होगा, हम लोग इसका थीम जो है वो है स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस। इसमें क्या होगा, उत्तराखंड को न्यू आइडेंटिटी मिलेगी बिकॉज वी आर होस्टिंग इट, और इधर उधर से जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे वो अपने एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा ठीक है कि किस डिजास्टर में क्या क्या किस नेशन में क्या स्कीम या क्या अपनाया गया है, ऐसा कुछ इनोवेटिव आइडिया जिसको हम यहाँ लागू कर सकते हैं बेस्ड ऑन आर टोपोग्राफी, ठीक है। तो इसका जो है हम यूज करते हुए साइंटिफिक अप्रोच को यूज करते हुए डिजास्टर मिटिगेशन की बात करेंगे और मिनिमाइज करेंगे लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। देन दिस इज ऑल अबाउट इट। फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ऑनर्ड 8 पर्सनालिटीज ऑफ द स्टेट।
अब देखो, हालांकि ये ऑर्गेनाइज तो अमर उजाला ने किया था, लेकिन ये इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये अवार्ड जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने दिए, और ये जितने नाम है ना, फर्स्ट आई वाज थिंकिंग कि चलो ठीक है ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा बहुत मैंने जब नाम पढ़े तो मुझे लगा कि नहीं भैया ये नाम थोड़े इंपॉर्टेंट लगे मुझे, इसलिए इसको आई वुड लाइक टू डिस्कस इट विद यू। तो अगर आपके एरिया से कोई इनमें से हैं, और प्लस पता होना चाहिए कि वो उत्तराखंड की जो पर्सनालिटीज हैं या उत्तराखंड में क्या क्या लोग कहाँ कहाँ पहुंच चुके हैं, क्या क्या कर रहे हैं किस फील्ड में, ठीक है। तो देखो ऐसा है, इमर्जिंग टैलेंट के अगर हम कैटेगरी की बात करें तो उसमें राहुल रावत, इसके बारे इनके बारे में हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था कि इनको जो है दिगांतर कंपनी के फाउंडर हैं, और इनको जो है एक स्टार्टअप, दो स्टार्टअप्स को अवार्ड दिया गया, उसमें से एक दिगांतर कंपनी थी। इसका क्या काम था, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ये क्या करने वाले थे, स्पेस पे जाकर के जो वहां के रेडिएशंस में चेंजेस आने वाले हैं उसको स्टडी करने के लिए इन्होंने एक सैटेलाइट बनाई थी, ठीक है। तो इनको किस लिए मिला है, ये कोटद्वार से हैं, तो अगर आप में से कोई कोटद्वार से हैं तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। तो फील्ड ऑफ इनोवेशन एनवायरमेंट आर्ट एंड कल्चर के लिए इनको मिला है। देन उसके बाद हेमता कबडवाल जो है मुक्तेश्वर की हैं, इनको क्यों मिला है, एपण जो इन्होंने बनाया था वो न्यू पार्लियामेंट हाउस, अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला कि देखो ये करंट अफेयर्स में काफी रहे हैं ये लोग, और इसलिए इनको डिस्कस करना जरूरी है। तो एपण जो इन्होंने बनाई थी वो पार्लियामेंट हाउस में उसको जगह मिली है, और इनको फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर के लिए मिला है। फिर दिव्या नेगी, इनके बारे में भी आपने काफी सुना होगा क्योंकि ये भी काफी न्यूज में रही थी। इन्होंने क्या किया था, इंडियाज रोल ऑन G20 पे अपना एक भाषण दिया था और ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन दी थी। ये कहाँ से हैं, तो ये टहरी से हैं, और इनको आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में ये मिला है इमर्जिंग टैलेंट के लिए। फिर बबीता रावत जो है रुद्रप्रयाग से हैं, इन्होंने क्या किया, वेजिटेबल्स और मशरूम्स 37,000 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड में रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन करते हुए ये इन्होंने ग्रो करा। उसके लिए इनको जो है फील्ड ऑफ इनोवेशन एनवायरमेंट आर्ट एंड कल्चर के लिए अवार्ड दिया गया है। उसके बाद हम बात करें तो शिकराना मुखिया, यंग सिंगर रेजिडेंट ऑफ देहरादून, तो इन्होंने क्या किया कि बॉलीवुड में इन्होंने काफी सिंगिंग एंड ऑल के उसमें फील्ड में अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए उनको उनके कंट्रीब्यूशन के लिए ये मिला है। देन रजत जैन और अर्पित जैन, ये जो है इन्होंने क्या करी है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने क्या किया है कि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ईसीजी मशीन का आविष्कार किया है, तो इनको इनोवेशन के फील्ड में मिला है। देन अगर हम कल्चर वर्कर की बात करें तो बॉबी कैश, ये एक सिंगर कंपोजर है, तो म्यूजिक एंड ऑल के लिए इनको मिला है। देन अगर हम सोशल ग्रेटिट्यूड की बात करें तो प्रभा देवी सेमवाल, शी इज फ्रॉम रुद्रप्रयाग, ऑलराइट। देन अच्छा हाँ, ऊपर वाले भी आप रीड कर लेना, ठीक है। ये जो जैन ब्रदर्स थे दे आर फ्रॉम देहरादून, देन बॉबी कैश जो है ही इज आल्सो फ्रॉम देहरादून। देन प्रभा देवी सेमवाल जो है रुद्रप्रयाग की हैं, और इनको सोशल कंसर्न एंड एनवायरमेंट के लिए क्या किया, इन्होंने खुद का फॉरेस्ट ग्रो किया भाई बैरन लैंड में, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो एक बार ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होनी चाहिए। अगर डायरेक्टली इंटरव्यू में ना पूछे, लेकिन आप अपने किसी एक आंसर को सब्सटैंशिएट करने के लिए कहीं पर भी आप इनको यूज कर सकते हैं इस डेटा को, ठीक है, या इस इन फैक्ट्स को। और अगर उस एरिया से, आपके एरिया से कोई भी है इनमें से, रुद्रप्रयाग देहरादून एंड ऑल, तो आप से पूछा भी जा सकता है कि आप इनके विषय में जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं, सीएम इनॉग्रेटेड द न्यू पटेल भवन ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक जो फैक्ट है वो ये है, थोड़ा बहुत डेटा जिसको हम कह सकते हैं कि 18% ही है उत्तराखंड पुलिस जिनको अभी ऑक्यूपेंसी मिली हुई है। ऑक्यूपेंसी से क्या अर्थ है कि गवर्नमेंट के क्वार्टर्स मिले हुए हैं, सिर्फ 18% ही ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए सरदार पटेल भवन का इनॉग्रेशन इसमें नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ ये फैक्ट ध्यान रखना कि जो पुलिस है उसको भी भैया टाइमली आप जो है रेजिडेंस नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हो, तो उसमें भी गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि इनको भी जो है फैसिलिटी दी जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस पर डिस्कशन भी करेंगे। क्या है कि कोल पार, अच्छा अब आप समझो, हमारा ये टारगेट है कि हम लोगों को 2070 तक, 2070 तक वी हैव टू बिकम कार्बन न्यूट्रल, ये हमारा एम है या टारगेट है। लेकिन अभी क्या हुआ है, कोल पावर प्लांट विल बी सेट अप इन ओडिशा फॉर द स्टेट। अच्छा, क्यों, क्या कारण है उसके पीछे, कारण ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है हमारे स्टेट में, लेकिन हाइड्रो पावर के थ्रू जो पावर आती है वो सीजनल वेरिएशंस की वजह से उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है जब मानसून आता है, लेकिन डिक्रीज हो जाता है जब रिवर में सिल्टेशन होने लगे, क्योंकि कई बार नदियां सूखने लग जाती हैं, तो उस वजह से राइज एंड फॉल होता है, तो प्रोडक्शन इज नॉट एडिक्वेट इन सर्टेन मंथ्स, एंड इसकी वजह से जो है हमारी जो डिमांड है वो मीट नहीं हो पा रही है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्या है, सोलर पावर की अगर हम बात करें, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर पावर की अगर हम बात करें तो दैट इज ऑब्वियसली
सोलर पावर जो है जनरेशन कैन हैपन ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। बट कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कई सारे मंथ्स सनलाइट तो आती ही नहीं है, जैसे आजकल चल रहा है बहुत ज्यादा एक्सेसिव रेनफॉल एंड ऑल है। तो उस वजह से भी हम लोग जो है इसका पूरी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो तीसरा सोल्यूशन क्या बचा कि इलेक्ट्रिसिटी बनानी है कोल से। इसमें क्या है, जो टहरी हाइड्रो जो हमारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है या जो हमारा ये THDC है, तो उसमें ऑलरेडी एक कोल माइन है उनके ओडिशा में। वहां से ये क्या करने वाला है कि कोल से प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ताकि जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं वो मीट हो पाए। अब इस पे थोड़ा सोचो, एक तरफ कह रहे हो कि आपको कार्बन न्यूट्रल बनना है, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, फॉसिल फ्यूल के द्वारा ही अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को फुलफिल करना चाह रहे हो। तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशन? कोल पावर का यूज करना सही है या नहीं है? तो इस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ग्रुप डिस्कशन के दौरान, ठीक है? तो इस पर थोड़ा सोचना आप लोग। नेक्स्ट बात है कि हेलीपैड विल बी बिल्ट इन एवरी वाइब्रेंट विलेज ऑफ द स्टेट। सो कुछ कह रहे हैं क्या? प्लीज म्यूट कर लीजिए अपना को अगर कुछ कहना नहीं है तो। ओके, सो हेलीपैड भी करे जाएंगे डेवलप। तो देखो, हमने कल ही इसको डिस्कस किया था कि वाइब्रेंट विलेजेस में क्या क्या करने वाली है गवर्नमेंट। जैसे हमने बताया था कि वहाँ जो लोग हैं उनको घर बनाए जा रहे हैं उनके लिए, उनके द्वारा उगाए गए जो वेजिटेबल्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, उसको वहां पर हमारी जो BSF है वो वहां से खरीदेगी। उसके अलावा उनके लिए मिनी बसेस की भी फैसिलिटी की बात करी गई थी। उसके अलावा क्या है कि कुछ और चीजें जो गवर्नमेंट कर रही है वो ये है कि अटल स्कूल स्टार्ट करी जाएंगी इन एरियाज में। और इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, वाटर्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा विल आल्सो बी इन शॉर्ट। कल हमने टेलीमेडिसिन की भी बात करी थी। दैट इज अनदर थिंग। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें मुझे जो अच्छी लगी या इंपॉर्टेंट लगी वो ये थी कि देखो भाई, बुग्याल एंड ट्रैकिंग रूट्स को डेवलप किया जाएगा ताकि एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। अब बुग्याल आपको पता ही है क्या होते हैं, ठीक है? और ट्रैकिंग रूट्स क्या होंगे? तो ट्रैकिंग से क्या होगा कि ठीक है भैया, जो जो भी वहां टूरिज्म के लिए आ रहे होंगे वो लोग इन एरियाज में चले जाएंगे। ट्रैकिंग की अगर उनकी इच्छा हो, एडवेंचर टूरिज्म कहते हैं जिसको, तो वो जाकर के इन एरियाज को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है? बेसिकली ये ट्रैकिंग रूट्स होना चाहिए मेरे ख्याल से, TREKKING, ट्रैकिंग रूट्स होना चाहिए, ट्रैकिंग नहीं होना चाहिए। देन बुग्याल जो है, बुग्याल इज बेसिकली कि ठीक है, मेडोज होते हैं जो, यहाँ पे क्या होगा कि आप अपने जो आपके कैटल है उसको चराने के लिए भी ले जा सकते हो। और कई बार ऐसा होता है कि जो बुग्याल्स हैं वहां पर लोग भी काफी इंटरेस्टेड होते हैं ऐसे एरियाज को विजिट करने में। दीज आर बेसिकली ग्रासलैंड टाइप के एरियाज होते हैं। तो सेरीन एनवायरनमेंट को देखते हुए यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है टूरिज्म की, ठीक है? इको टूरिज्म बेसिकली। देन व्हाट एल्स? तो यहाँ पर एक और चीज है कि स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट विल बी प्रोवाइडिंग फ्री ट्रेनिंग इन वेरियस ट्रेड्स टू द यूथ ऑफ दिस एरिया। तो वही है कि भैया इस एरिया को पूरी तरीके से डेवलप किया जाए। वाइब्रेंट विलेजेस जो कि सिलेक्ट हुए थे, 4 विलेजेस के नाम हम कल हमने डिस्कस किए थे, वहां पे ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, ताकि एम्प्लॉयमेंट भी मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे तरीके से उन लोगों को प्रोवाइड हो। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगे तो ऑब्वियसली उनका जो है रिवर्स माइग्रेशन भी होने लगेगा लोगों का। और हमारी सिक्योरिटी के पॉइंट से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड टू मेजर जनरल स्मिता दियोरानी एंड ब्रिगेडियर अमिता दियोरानी ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। तो जो हमारी प्रेसिडेंट हैं मिसेस द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ये इन दोनों को, ये जो सिस्टर्स हैं, इनको ये बेसिकली अवार्ड दिया है, ठीक है? उसके अलावा क्या है, 2022 में किसको अवार्ड मिला था? तो ये जो है मंजू कालरा जो है वो भी उत्तराखंड से थी, उनको ये 2022 में अवार्ड मिला था। और 2000 ये जो दोनों सिस्टर्स हैं इनमें से एक जो है उनको 2022 के लिए मिला है, एंड एक जो है उनको 2023 के लिए मिला। तो इसको एक बार देख लेना, नॉट मच इंपॉर्टेंट। थोड़ा ध्यान में रखना कि हाँ ठीक है, विमेन फ्रॉम उत्तराखंड दे आर डूइंग सो वेल इन डिफरेंट फील्ड्स, चाहे वो इवन इफ वी टॉक अबाउट द फील्ड ऑफ नर्सिंग और इवन इफ वी टॉक अबाउट द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड ऑल, तो वहां भी उनको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, CM धामी इनॉग्रेटेड करपत्री महाराज वेद शास्त्र रिसर्च सेंटर। तो ये कहाँ है? देवप्रयाग में है। तो इसको जो है इनॉग्रेट किया गया। देन उनके बाद थोड़ी बहुत उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो धर्म सम्राट स्वामी करपत्री जो है वो एक सेंट भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे और पॉलिटिशियन थे। इसके बाद बारे में जो है आपकी बाकी जो डिटेल्स उसको खुद रीड कर लेना, नॉट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, देखो भाई, यहाँ पे साल ट्री की बात करी जा रही है, ठीक है? तो क्या है कि साल के जो सीड्स होते हैं वो प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे उत्तराखंड में, और एक नया चैप्टर या एक नया इतिहास लिखेंगे फॉरेस्ट प्रोड्यूस में। इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? कलेक्ट किया जाएगा और सेल किया जाएगा साल सीड्स को इन द मार्केट एज अ पायलट प्रोजेक्ट। वाई? क्योंकि साल सीड्स जो होते हैं वो एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे फॉर द विलेजर्स एज वेल एज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसमें ऐसा है कि जो पेड़ में उग रहे हैं ना सीड्स, उनको नहीं तोड़ा जाएगा, बट जो वहां
सपोज कोई सीड नीचे गिर चुका है, राइट, जिसको हम बोलते हैं सीड्स फॉलन ऑन द फायर लाइन या फिर द रोड साइड, इनको कलेक्ट किया जाएगा। और इसी तरीके से लैक्स ऑफ क्विंटल्स ऑफ सीड्स विल बी कलेक्टेड। क्यों कर रहे हैं भाई इसको कलेक्ट? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ यूटिलिटी होगी उसकी। कहाँ यूज होता है? कई सारे साल से, फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स दे बीन यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। क्या ट्रीट करने के लिए? गॉल स्टोन्स, ल्यूकोरिया, गोनोरिया, स्किन डिजीजेस, स्टमक डिसऑर्डर्स, अल्सर्स, वुंड्स, डायरिया एंड वीकनेस। ठीक है। और ऑल्सो इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग चॉकलेट। तो जितनी भी ये डिजीजेस हैं उसके ट्रीटमेंट में इनका यूज होता है। उसके अलावा क्या है कि यहाँ से जो एडिबल ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है उसको भी सब्सटीट्यूट के तौर पर यूज किया जा सकता है फॉर बटर एंड इन कन्फेक्शनरी एंड फूड्स। बाकी जो है उसमें प्रोटीन बच जाता है, तो ऑब्वियसली वो पोल्ट्री को आप फीड कर सकते हो। तो पोल्ट्री फीड के तौर पर देखो भाई कितने ज्यादा मल्टीपल यूजेस हैं इन सीड्स के। और ये जो साल्ट ट्री है ये तो ऑलरेडी ग्रो करता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और वो इसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी देते हैं। ठीक है। तो इवन इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में भी ये जो है एक पॉलिसी लागू करी गई है कि ठीक है, वी विल आल्सो स्टार्ट द सेम थिंग। और इसको इंकरेज किया जाएगा ताकि दिस नॉट ओनली हेल्प्स द पीपल गेट इनकम बट ऑल्सो हेल्प्स अस हैव दिस काइंड ऑफ प्रोड्यूस जिसका हम मल्टीपल यूजेस कर सकते हैं, वेदर इट इज वेदर वी टॉक अबाउट द कन्फेक्शनरी और वी टॉक अबाउट द मेडिसिन। तो कई सारी वैल्यू है इसकी, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है प्रोडक्ट, इसलिए इस पे ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि मल्टी हार्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है। अभी हम कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, वेर वी टॉक्ड अबाउट कि ठीक है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है, उससे क्या होगा कि वार्निंग पहुंचेगी लोगों तक। तो दैट वाज अ सॉफ्टवेयर की जिसमें मोबाइल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि ठीक है, ऐसा ऐसा आपके यहाँ आपके एरिया में कोई डिजास्टर आ गया है। अब ये जो मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ये जो होगा, ये अभी तो फिलहाल हम लोग अप्रोक्सीमेटली 200 एरियाज ऐसे हैं जहां जहां इसको हम 250 प्लेसेस हैं जहां पर इसको हम फर्स्ट फेज में इंस्टॉल करेंगे। वर्ल्ड बैंक इसको फंड कर रहा है। इसमें क्या होगा, सायरन बजेगा। ठीक है। अगर आपने कोई इंग्लिश मूवी देखी होगी तो उसमें आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि वहां इतना बढ़िया वार्निंग सिस्टम होता है कि अगर कहीं कोई भी डिजास्टर आने वाला है, इट कुड बी दैट वहां तो जो है टॉर्नेडोज एंड ऑल भी आते रहते हैं, तो अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो पहले ही वहां सायरन बजने लग जाता है, जिससे लोग जो है लोगों को पता चल जाता है कि ठीक है, अभी सेफ नहीं है बाहर निकलना, जाकर के अपने अपने जो सेफ हाउसेज हैं वहां जाकर के बैठ जाओ। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, इतना ज्यादा जो अभी हमारे डिजास्टर्स फैल रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्या किया जाएगा कि डिफरेंट तरीके से सायरन्स प्ले होंगे। लोगों को पहले बता दिया जाएगा कि ठीक है, एक सपोज कहीं पे फ्लड आया है तो एक पर्टिकुलर टाइप की नॉइज सुनाई देगी। अगर कहीं पे लैंडस्लाइड आ रहा है या अर्थक्वेक आ रहा है तो अलग अलग तरीके की नॉइज या सायरन के थ्रू आवाज आएगी, जिससे लोगों को पहले ही पता चल जाएगा ठीक है भैया, वार्निंग आ रही है और अब हमको सेफ एरियाज में चले जाना चाहिए। उससे क्या होगा, जान माल का नुकसान कुछ हद तक रिड्यूस हो सकता है। अच्छा, इसमें क्या है कि जैसे हम उस दिन उस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, उसमें तो मोबाइल पे आ रहा था आपको जो भी वार्निंग है, लेकिन उसमें ये भी था कि इवन अगर आपके मोबाइल में डेटा नहीं, सॉरी, अगर मोबाइल कनेक्शन या एक तरीके से कह सकते हैं कनेक्टिविटी नहीं भी है तब भी वो चल जाता। बट यहाँ पर क्या है कि इस वार्निंग के लिए हम लोगों को जो है मोबाइल टावर्स का इंस्टॉलेशन करना पड़ रहा है, इसलिए ये जो है थोड़ा कह सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ब्रॉडकास्ट डिफरेंट तरीके की साउंड हो जाएंगी, पीपल को पता, लोगों को पहले पता चल जाएगा कि किस चीज के लिए सायरन बज रहा है। फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद ये जो है आगे की भी एरियाज को कवर करेगा और इस तरीके से वार्निंग सिस्टम जनरेट करते हुए डिजास्टर्स को मिटिगेट करने की ये एक अच्छी पहल है गवर्नमेंट की। हालांकि अभी ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है और थोड़ा ये कह सकते हैं कि अभी इसमें थोड़ा हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बट इवेंचुअली इसके जो बेनिफिट्स होंगे होपफुली दैट विल बी मच गुड फॉर द पीपल, या कह सकते हैं कि बेनिफिशियल होगा फॉर द पीपल, राइट। देन एक्ट विल बी मेड फॉर ऑपरेशन ऑफ डी एडिक्शन सेंटर्स। तो दिस इज फॉर मेंटल हेल्थ बेसिकली। तो उसमें क्या है कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट मैंडेटरी कर देगा मेंटल हेल्थ सेंटर्स एंड इंस्टीट्यूशंस को रजिस्टर करने के लिए। अगर उन्होंने जो है वायलेट किया एक्ट को तो उनको फाइन किया जाएगा 50,000 से 2 लाख। क्यों किया जा रहा है? ताकि जो है प्रॉपरली ट्रेन मेडिकल स्टाफ मिल पाए लोगों को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो इस तरीके के मेंटल पेशेंट्स होते हैं उनको उनको टॉर्चर किया जाता है या उनकी कई बार डेथ हो जाती है बिकॉज नॉट दे आर नॉट टेकन केयर ऑफ इन अ प्रॉपर वे। तो इस वजह से ये जो है बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा, हॉर्टिकल्चर विल नाउ बी डन विद इजरायली एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो इसराइल किस चीज के लिए फेमस है? ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए। ठीक है। इन विच मोर क्रॉप्स आर प्रोड्यूस बाय यूजिंग लेस वाटर। ऑब्वियसली वही कॉन्सेप्ट है ड्राई लैंड फार्मिंग का, वही तो, तभी तो उसको ड्राई लैंड बोला जा रहा है फार्मिंग।
तो गवर्नमेंट क्या करने वाली है कि इजरायली डेलीगेट्स या इजराइल जाएगी हमारी कुछ साइंटिस्ट यहाँ से, ताकि वो क्या कर पाए, दे लर्न अबाउट द ड्राईलैंड फार्मिंग। ठीक है, कि ठीक है भैया, दिस इज बेसिकली द टोपोग्राफी ऑफ आवर एरिया, एंड हमारी टोपोग्राफी को ध्यान में रखते हुए जितने भी वर्ल्ड वाइड ऐसी इनोवेशंस चल रहे हैं या इस तरीके की जो भी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उसको हम सीख सकते हैं, एंड देन वी कैन इनकॉर्पोरेट इट इन आवर ओन एग्रीकल्चरल सिस्टम। तो इसमें कौन जाने वाले हैं, तो जो पंतनगर की यूनिवर्सिटी है, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, तो वो जाने वाले हैं, दे विल गो टू इजराइल एंड वहां से वो सीख के आएंगे अबाउट दिस। अच्छा, नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट, तो यहाँ क्या हुआ कि सिंबॉलिकली जो हमारे गवर्नर हैं उन्होंने क्या किया कि हनी ऑफ केदार घाटी गिफ्ट किया इन डेलीगेट्स को। ठीक है, दैट इज ऑब्वियसली सिंबॉलिक, बट हाँ ये पूछा जा सकता है कि हनी इंपॉर्टेंट है केदार घाटी का, तो अगर कोई इस एरिया से है, केदारनाथ एंड वाले एरिया से, तो थोड़ा इस बारे में देख लेना कि हनी वहां का गिफ्ट हुआ है, तो थोड़ा हो सकता है आपसे कुछ पूछा जाए कि क्या ये स्पेशलिटी है आपके एरिया की। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड मीटिंग ऑफ G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप कंक्लूडेड इन टहरी गढ़वाल। तो ये जो है नरेंद्र नगर में हुई, एंड इसमें यही था कि इसके बाद जो लास्ट मीटिंग है, ठीक है, G20 के 3 समिट्स हुए हैं बेसिकली हमारे यहाँ, तो उसको एक बार, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख लेना, इसको रीड कर लेना खुद। अच्छा, अब हम बात करते हैं वेदर स्टेशन टू बी एस्टेब्लिश्ड इन हाई हिमालयन रीजन्स। तो ये क्यों किया जा रहा है, देखो भाई, सबसे पहली बात, एवेलांच बढ़ चुके हैं। ठीक है, डिजास्टर्स की अगर बात करी जाए, एवेलांचेस जो है अभी रिसेंट टाइम्स में बढ़ चुका है उसका इंसिडेंस। जो हमारे पास मेटेरोलॉजिकल डेटा होता है वो कई बार एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि वेदर स्टेशन खुद ही हम लोग अपने हिमालयन रीजन्स में उसको एस्टेब्लिश करेंगे ताकि एक्यूरेट डेटा मिल पाए। और कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं कि एवेलेंचेस कहाँ कहाँ पे हुए हैं। जैसे 2022 में क्या हुआ, जो हमारा डोकरियानी बमा ग्लेशियर है उत्तरकाशी में, वहां एक सुनने को मिली बात। उसके अलावा त्रिशूल पीक, लमखागा पास, नंदा देवी पीक, शिवलिंग पीक, सतोपंत ग्लेशियर, वसुकी ताल, कलिंदी पास, चौखंबा, गंगोत्री टू पीक। ठीक है, इन एरियाज में बहुत सारी ऐसी न्यूज आई है अभी रिसेंट टाइम्स में कि बहुत ज्यादा एवलांच बढ़ गया है। तो इसलिए अब गवर्नमेंट क्या करने वाली है, हाई हिमालयन रीजन में वेदर स्टेशन रखेगी, ताकि इस तरह की अगर कोई भी पॉसिबिलिटी बन रही हो तो हम आराम से उसमें लोगों को पहले ही वार्न कर पाए और जान माल का नुकसान बचा पाए। ठीक है, देन ये जो है सेटिंग अप 2 न्यू सिटीज, ये रेपिटेशन है, इसको हम सुबह ही सबसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 8 बेसिक सिटीज के बारे में बात करी। तो दिस एंड्स द टॉपिक। तो अभी तक के जितने करंट अफेयर्स हैं वो सारे डिस्कस हो चुके हैं। अब देखो, जब भी हमारे पास के करंट अफेयर्स जैसे आते हैं उसको उस दिन डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज करंट अफेयर्स तो भैया मेरे ख्याल से हो ही गए हैं कवर। अब वही है कि आप लोगों को कंसोलिडेट करना है मटेरियल को, नोट्स बनाओ अपने इन सब स्कैटर्ड मटेरियल से अच्छी तरीके से, टॉपिक वाइज लिखो कि ठीक है, टूरिज्म में ये किया गया है, विमेन के लिए ये है, देन हेल्थ के लिए क्या किया गया है, विमेन तो मैंने बता दिया आपको, चिल्ड्रन के लिए क्या है, एजुकेशन के लिए क्या किया गया है। इसी तरीके से हेड्स बनाओ, टॉपिक की हेडिंग दो और उसमें जो है 5-6 पॉइंट्स लिखते जाओ। ठीक है, तो ठीक है, फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि ड्रेस कोड इम्प्लीमेंटेशन इन टेम्पल्स, डू यू सपोर्ट इट और आर यू अगेंस्ट इट? एनीवन? रिपीट इट। हाल ही में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है टेम्पल्स में, तो क्या आप इसका समर्थन करते हैं या आप इसके अगेंस्ट हैं? हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम, मेरे ख्याल से तो मैम ये स्टेप वेलकम स्टेप कहना चाहिए, क्योंकि आज के दिन जैसे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में होड़ लगी हुई है, तो युवा क्या कर रहे हैं कि एक अमर्यादित चीजें मंदिरों के आगे परफॉर्म कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। तो हम्म। इसके चक्कर में वो कई बार ऐसी चीजें भी कर देते हैं जो कि एक मंदिर परिसर में नहीं होनी चाहिए। हम्म। और ड्रेस कोड अगर लागू होगा तो मैम जो 80% बॉडी कवर वाला क्राइटेरिया है वो भी ठीक है। अगर हम्म। कोई जीन्स वगैरह भी पहन के आता है तो वो भी मेरे ख्याल से उसमें अलाउ होगा। बस मेन मोटो ये रहेगा कि बॉडी कवर होना चाहिए। कई बार हमने हम्म। देखा है कि टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं वो शॉर्ट्स हम्म। में या फिर बहुत ज्यादा स्लीवलेस ऐसी ड्रेसेस पहन के मंदिर में प्रवेश करते हैं, जो देखने में बड़ा अमर्यादित लगता है।
और मंदिर की शोभा भी इससे कम होती है। ओके, राइट, नाइस पॉइंट्स। और कोई कुछ अगर ऐड करना चाहे? एनीवन एल्स? अच्छा, कोई ऐसे हैं जो कि इसका समर्थन नहीं करते हैं, या सभी समर्थन करते हैं इसका? कोई ऐसे भी हैं जो इसका समर्थन ना करते हो, वो भी अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। बोलिए भाई। मैम मैं अगेंस्ट में दो पॉइंट बोलना चाहता हूँ। जी, बोलिए बोलिए। फर्स्ट तो ये मैम आर्टिकल 21 का आर्टिकल 19 और 21 का वायलेशन अगर हम ड्रेस कोड करेंगे, क्योंकि ड्रेसिंग अप जो है वो एक पर्सनल चॉइस का मामला है। हम्म। दूसरा, एक मॉडर्न जब हम अपने आप को एक टूरिज्म प्लेस के तौर पे प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसे में हम्म। महिलाओं के कपड़ों किसी भी व्यक्ति के कपड़े डिसाइड करना, ये एक पुरानी मानसिकता या रूढ़िवादी विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है। ओके। और तीसरा दूसरा यही दो ही पॉइंट बताना चाहूंगा। ओके। ओके, ऑलराइट, अच्छे पॉइंट्स हैं। और कोई अगर कुछ कहना चाहे, आप फॉर में भी बोल सकते हो, अगेंस्ट में भी बोल सकते हो। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन वाइज जाओ तो जैसे अभी हमारे बीच में डॉक्टर मेहता ने बोला है, तो काफी अच्छे पॉइंट्स उन्होंने बोले। और भी कोई अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहे, फॉर में या अगेंस्ट में, कुछ भी कह सकते हो आप। आप देखो, वहां पे कोई भी स्टैंड ले सकते हो, बट जो भी आप स्टैंड ले रहे हो उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए आपके पास सफिशिएंट पॉइंट्स होने चाहिए। ऑलराइट, तो कोई भी और कोई अगर कुछ कहना चाहे। मैम, जैसे बोलिए। अ, हम बाहर देश में जाते हैं तो वहाँ हम्म। भी ज्यादातर लोग अपने वहाँ की जो कल्चर होता है उसको प्रमोट करते हैं। तो हम्म। उत्तराखंड में अगर हम अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि टूरिस्ट भी उसके साथ सहमत होंगे और यहाँ के कल्चर को अडेप्ट करेंगे। और जैसा देश वैसा वेश वाली स्लोगन तो मैम फेमस है ही, तो उसके हिसाब से हो सकता है कि टूरिस्टों को वो चीज भी आकर्षित करे। बेसिकली अगर वो मंदिर को देखने आ रहे हैं और यहाँ की सौंदर्यता का आनंद लेने आ रहे हैं तो उनको ड्रेस कोड से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ओके, ऑलराइट। और कोई कुछ अगर कहना चाहे? Ma'am, I want to say something in जी। it. जी। Ma'am, I don't know under which article it is mentioned in Constitution, but we have dress code in schools, हम्म। ओके। schools and many other places. We have dress codes. हम्म। In many functions, marriage functions also we have dress codes. हम्म। Suppose we go to Goa. Suppose we go हम्म। to Goa, and there we have a different type of dress code हम्म। in Goa. And हम्म। if we go to malls, in malls, we can't go wearing dhoti and kurta. It will be हम्म। awkward. हम्म। So, same way, if we go to these religious or spiritual religious places with that dress code which we go to in Goa, which we move in mall and other public places, it is not same that same way. It is not be seen same way. हम्म। So ओके। I want to say that religious places should have some we should have some respects. We should, and it is also mentioned in our fundamental duties and DPSPs. So we should हम्म। have respect to our religious places. ओके। So this is my point. ओके, ऑलराइट, ठीक है, अच्छे पॉइंट्स हैं आपके भी। ओके, और कोई अगर कुछ कहना चाहे? मैम, जैसा कि आर्टिकल 25 में है राइट टू रिलीजन प्रैक्टिस करने की छूट दी गई है, तो हम्म। अगर हम अपना फ्रीडम इंजॉय कर रहे हैं, अगर हमें राइट टू चूज अवर क्लोथ्स है, तो अगर ये हम्म। चॉइस हमारी दूसरे के राइट टू फ्रीडम में, राइट टू रिलीजन में इंटरप्ट कर रहा है तो मैम वो भी कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है दो आर्टिकल्स का यहाँ भी।
अगर ओके हमारी जो फ्रीडम है वो दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा है तो वो भी गलत है। ओके ओके, चलिए बढ़िया है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन का ही आर्टिकल यूज करते हुए इसको बात रखी अपनी, अच्छा है टॉपिक, अच्छा पॉइंट है आपका। एनीवन एल्स, कोई अगर कुछ कहना चाहें? वैसे तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसको हम अगर सबरीमाल सबरीमाल जो हमारा मंदिर है उधर से एसोसिएट करें तो वहां पे विमेन एंट्री एंड ऑल से भी एसोसिएट किया जा सकता है। तो होपफुली जो हमारा इंटरव्यू पैनल है इतने कंट्रोवर्शियल टॉपिक में ना जाए, लेकिन थोड़ा अगर चले गया बाई चांस तो उसमें आप किस तरीके से उसको अपने आंसर को वहां पर दे पाए, या क्या पॉइंट्स आप वहां पे बोलेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया। ठीक है, आपके आप जो भी स्टैंड लें, आपके पास बस यही है कि सब्सटेंशिएट करने के लिए पॉइंट्स होने चाहिए, और काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप लोगों के बीच में से है, वेदर वी टॉक अबाउट द राइट टू फ्रीडम और राइट टू लाइफ, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से आप लोगों ने उसको जोड़ दिया, उसका इंटरप्रिटेशन दैट डिपेंड्स ऑन यू, किस तरीके से किस डायरेक्शन में उसको इंटरप्रेट करो। देन उसके अलावा एक चीज जो मैंने मेंशन करी थी कि जो ये ड्रेस कोड वाली जो बात है, जैसे अभी हमारे बीच में से एक एस्पिरेंट ने बोला कि ड्रेस कोड तो है वो स्कूल में भी लागू होता है, ठीक है, इसी तरीके से अगर ऐसा कोई ड्रेस कोड है और स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन कर सकते हैं कि ड्रेस कोड में ये चीज नहीं बोली गई है कि आप जो है यू यू कांट वेयर जीन्स एंड ऑल, ठीक है, उसमें बस यही बोला है कि यू नीड टू कवर एटलीस्ट 80% ऑफ योर बॉडी। नाउ इसको आप अदरवाइज मत ले जाना, बट आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि जैसे हम किसी गुरुद्वारा में जाते हैं, ठीक है, तो वहां उनकी मान्यता है कि आप अपना जो है सर ढक करके जाएंगे, राइट, तो हम वो चीज फॉलो करते हैं बिकॉज वो उनके कल्चर में है या उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हुए वी फॉलो दैट, ठीक है। तो सिमिलरली अगर किसी टेम्पल में सिर्फ इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट यू एटलीस्ट कवर 80% ऑफ योर बॉडी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बिकॉज वेयरिंग शॉर्ट्स एंड ऑल, इवन आप किसी अच्छी जगह अगर ऐसे जाएं, फॉर एग्जांपल अच्छी जगह से मेरा ये कहने का मतलब है किसी ऑफिशियल मीटिंग में अगर आप जाते हो तो वहां पर भी एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड लेके जाते हो, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई शॉर्ट्स में चले जाओगे या स्लीपर्स में चले जाओगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अगर ये चीज कही जा रही है दैट प्लीज वेयर डिसेंट क्लोथ्स, तो आई थिंक दैट इट इज ओके, क्योंकि देखो दे आर नॉट सेइंग कि नॉट टू वेयर या फिर साड़ी में ही आओ या सूट में ही आओ, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बस ये बोल रहे हैं कि ठीक है कीप योर बॉडी कवर्ड। तो क्योंकि और भी जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स होते हैं या जो बाकी रिलीजन में भी ये चीज है और लोग फॉलो करते हैं उसको, तो दिस इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट, तो आई थिंक दैट दिस इज अ वेलकम स्टेप, एंड इसमें बाकी कुछ कहने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है, बिकॉज थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ज्यादा मे भी Ma'am, ना पूछे। at last, ma'am, we can say that we have right to freedom, but it doesn't mean that we have freedom to hurt someone's religious sentiments. राइट राइट राइट, ये तो अभी आपने भी बोला और एक और हमारे बीच में एस्पिरेंट है उन्होंने भी ये चीज बोली थी, तो ठीक है, आई थिंक दिस इज कवर्ड। बाकी नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो देखो भाई, रिसेंटली जो डेटा रिलीज हुआ उसमें उत्तराखंड थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स पाए जाते हैं उत्तराखंड में, ये चीज सामने आई है, बट ये भी चौंकाने वाली बात है कि टाइगर डेथ्स भी बहुत ज्यादा हुई हैं। तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस फॉर सो मेनी टाइगर्स डाइंग एंड व्हाट सजेशंस वुड यू गिव टू सॉल्व दिस इशू? तो आपको मैंने कॉन्टेक्स्ट दे दिया है कि ठीक है थर्ड हाईएस्ट नंबर है टाइगर्स का उत्तराखंड में, लेकिन बहुत ज्यादा टाइगर्स की डेथ हुई है अभी रिसेंट टाइम्स में। तो रीजन क्या हो सकते हैं टाइगर डेथ्स के पीछे, और उसके सॉल्यूशंस भी दीजिए कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। My main reasons behind the death of tigers is, I think, that the habitat loss, the loss of habitat, which is due to man encroachment ओके in forest, ओके indiscriminate cutting of forest. ओके Secondly, there are more man and tiger encounters. ओके Poachers are the another thing. ओके Our government and other government agencies, police, forest personnel should have a foolproof plan against the poachers. And ओके ma'am, I want to say this much. ओके, तो आप सोल्यूशन में ये कह रहे हैं कि पोचर्स के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग प्लान होना चाहिए। अच्छा, हैबिटेट लॉस में क्या सजेशन दोगे? Yes, ma'am. हैबिटेट लॉस Ma'am, में ma'am,
ma'am, we have to use the drone and GIS technique to map the habitats of the tiger, where the tiger their trail. We have to trail that where the tiger lives, and what is their what path they take towards the whole this Tarai region and other regions where their habitat is. And after mapping that, we have to ensure that uh, our uh, any project should not be encroaching their habitat, and there should not be any constructions in the habitatable zone of tigers. ओके ओके ऑलराइट, ठीक है, आपने सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करे। और कोई कुछ अगर इसमें ऐड करना चाहे? मैम जी मैम बोलिए। पहले तो मैं टाइगर के उसके प्रॉब्लम्स पे पहले जाऊंगा, फिर उसके बाद सोल्यूशन दूंगा। मैम हम्म पहले तो हैबिटेट लॉस, जैसे सर ने बताया हम्म प्रीवियस लेक्चर, दूसरा हम्म डिजीज, तीसरा पोचिंग, चौथा हम्म इंक्रीज्ड कन्फ्लिक्ट, ओके जो इंटर स्पीशी कन्फ्लिक्ट है क्योंकि हमारे यहाँ डेंसिटी बढ़ गई है। इंटर या इंट्रा? इंट्रा इंट्रा बिटवीन द टाइगर्स, तो इंट्रा हम बोलिए। इंट्रा। हम्म इसके हम्म सोल्यूशन हो सकते हैं मैम, पहले तो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और जो रोड्स वगैरह जाती हैं उनको एलिवेटेड कर सकते हैं, जैसे हरिद्वार में हुआ है मोतीचूर हम्म और इसके बीच में। दूसरा जो हम्म अभी नेक्स्ट अपकमिंग है आपका पोंटा और देहरादून के बीच में, मोहंड के पास हमारा एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है। तीसरा मैम जो टाइगर का प्रे, टाइगर का रीलोकेशन भी किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ओके कॉर्बेट में टाइगर डेंसिटी बहुत है, लेकिन राजा जी के ईस्टर्न पार्ट में टाइगर है लेकिन वेस्टर्न पार्ट में नहीं है, क्योंकि वो जो हमारा देहरादून और हरिद्वार के बीच में हाईवे है उसकी वजह से उनका मूवमेंट ब्लॉक हो जाता है। तीसरा हम उनका प्रे बेस बढ़ा सकते हैं, और जो फॉरेस्ट के अंदर जैसे लेंटाना और गाजर घास की ग्रोथ हो चुकी है उसको हटा के हम प्रे जो पॉपुलेशन है उसको बूस्ट अप कर सकते हैं। टाइगर का ओके मूवमेंट जो है उनको जैसे हम पहले कहा रीलोकेट कर सकते हैं, खासकर वेस्टर्न रीजन में। और अभी जैसे हमने देखा है कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश में सिंबल पड़ा है, जो सिरमौर रीजन में एक नेशनल पार्क है, वहां पे टाइगर की स्पॉटिंग हुई है, जिसका मतलब है कि टाइगर का मूवमेंट बढ़ रहा है। तीसरा ओके जो रेडियो कॉलर जो दूसरे प्रीवियस कॉलर का, दूसरा इसकी जो डिजीज मॉनिटरिंग है वो की जाए। यही पॉइंट है मेरे। ओके ओके गुड पॉइंट्स। ओके, और कोई कुछ अगर ऐड करना चाहे? मैम अभी एक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएट की गई थी, हिमालय लेपर्ड योजना। उसमें उत्तराखंड, कश्मीर और हिमालय के ऐसे रीजन को चूज किया गया था जहाँ पे ये वाले लेपर्ड होते हैं। तो वहाँ पे ह्यूमन और एनिमल की कोएग्जिस्टेंस पे जोर दिया गया था, और वो दोनों आपस में कैसे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं इस चीज को लेके बढ़ावा दिया गया था। और जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको इस बात कि वो किस तरीके से उनके साथ अपना, और किस तरीके से जो मैम ये जो इनकी डाइट होती है इसके लिए दूसरे एनिमल को भी उस एरिया में इंट्रोड्यूस करे, ताकि ये ह्यूमन पॉपुलेशन तक पहुंच ना पाए, इनको प्रॉपर वहीं पे जंगल में ही अपना खाने का मिल जाए सामान। बस ये था। ओके, तो आपका ये सजेशन है कि जिस तरीके से लेपर्ड्स के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है उसी तरीके से टाइगर्स के लिए भी किया जाए, राइट? यस मैम, यस मैम। ओके ओके ओके, एनीवन एल्स कुछ अगर और कुछ ऐड करना चाहें आप लोग? तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स तो ऑलरेडी कवर हो ही गए हैं। तो जो लॉस हो रहा है उसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है कि ठीक है भैया, हैबिटेट लॉस इज वन थिंग, और इंक्रीज्ड कॉन्फ्लिक्ट है, नॉट ओनली इंट्रा स्पीशीज मतलब विद इन द टाइगर्स, बट ऑल्सो ह्यूमंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, देन पोचिंग इज अनदर प्रॉब्लम, और साथ ही साथ डिजीज इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट। तो इसका जैसे अभी हमारे बीच में एक एस्पिरेंट है, उन्होंने बताया कि ठीक है वी कैन लुक एट रीलोकेशन, ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले न्यूज पढ़ी भी थी
कि दो जो हैं, मतलब एक नर और एक मादा, उसको ट्रांसफर करने की या रिलोकेट करने की बात करी जा रही है, ताकि जो एरियाज में जहाँ पॉपुलेशन नहीं है टाइगर्स की, वहां उसको स्टैब्लिश कर पाए हम लोग। उसके अलावा प्रे बेस को बढ़ाना है। और जो हमारे जैसे ना चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन वगैरह का जो है, और हमने कुछ दिन पहले बात करी थी कि हम लोगों ने एक सेल बनाने की बात करी है। कॉर्प्स हमने उसमें एक फंड भी दिया है, आई थिंक 2 करोड़ उसका था, 200 करोड़ था, 2 करोड़ एक बार रीचेक कर लेना। तो इतना जो अमाउंट है कॉर्पस फंड का, उसको भी क्रिएट किया गया है। तो उसका भी ध्यान में रखते हुए और लोगों को थोड़ा समझाया जाए कि ठीक है ऐसे एरियाज में ना जाया जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई लोकल पॉपुलेशन ही टाइगर्स को मार दे। कहीं खतरा तो नहीं है, इस वजह से कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको डील करने का यही है कि ठीक है भाई आप जो है फॉडर एंड ऑल प्रोवाइड करो। एंड जो टाइगर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग करी जाए, पर कैमराज एंड ऑल इंस्टॉल करे जाए। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन कवर्ड। आप ही लोगों के बीच में से पॉइंट्स आए हैं, काफी अच्छे पॉइंट्स आए हैं, होलिस्टिकली कवर हो ही गया है वैसे टॉपिक। तो अब थर्ड टॉपिक की ओर चलते हैं। तो ये है आपका कि रिसेंटली न्यूज में ये आया था कि, ये हमने आज भी डिस्कस किया, कि कोल के थ्रू हम पावर जनरेशन कर रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट एबल टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट with the help of renewable energy. So is it a right step? What is your view on this? तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि अभी रिसेंटली हमारी जो गवर्नमेंट है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरा करने में असफल रही है रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। तो उस वजह से जो है उनका फिर से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाली है विद द हेल्प ऑफ कोल। तो क्या आप इस चीज का समर्थन करते हैं? मतलब बेसिक क्वेश्चन आप समझ रहे हो। मैं द क्वेश्चन इज बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एक तरफ आपका डेवलपमेंट है कि ठीक है भैया एनर्जी रिक्वायरमेंट है, और दूसरी तरफ आपका एनवायरमेंट है। तो आप किस चीज का सपोर्ट करोगे? वेदर यू वुड गो विद डेवलपमेंट कि ठीक है नहीं, वी नीड द एनर्जी, वी नीड द पावर, क्योंकि हमें इतना सब करना है, अपनी स्टेट को बेस्ट बनाना है 2025 तक। तो हाँ ये सही है। या तो यस में जाओ, या तो फिर बोलो नो, कि ठीक है भाई हमारा ये टारगेट है कि 2070 तक हमें कार्बन फ्री बनना है, कार्बन न्यूट्रल बनना है। हम लोगों को जो है जो फॉसिल फ्यूल्स है उनका यूज कम से कम करना है। तो ये जो गवर्नमेंट की ये जो एक तरीके से कह सकते हैं नीति है, नहीं, तो मैं इसके अगेंस्ट हूँ। तो या तो फॉर में बोलो या अगेंस्ट में बोलो, और कॉन्क्रीट पॉइंट्स बोलो। एनीवन? Ma'am, in this point, I think that economic values of uh, uh, the mm, uh, uh, the loss of environment and ecology due to coal fire plants and economic values of the development both should be measured. And if the environmental loss is more than the developmental economic value, so we shouldn't proceed to this coal fire power plants further, and we have to go for renewable energy, more renewable energy power plants. And if the development perspective is more, we are getting more economic value in development. So we should go, but we should have future plans for that renewable power plants. ओके, तो आपका ये कहना है कि पहले वे कर लो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, किससे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, देन अकॉर्डिंगली करो। ओके, Yes, ठीक ma'am. है। Yes, ma'am. ओके, और कोई इसमें कुछ कहना चाहे? वैसे इस पे आपसे क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, अगर आप ये वहां पे बोलते हो इंटरव्यू पैनल में, आपसे पक्का क्रॉस क्वेश्चन होगा। Yes, ma'am. Ma'am, you can question. तो आपसे तो यही पूछा जाएगा कि ठीक है भैया, तो अगर बाई चांस हो रहा है, आपको जी दिख रहा मैम. है कि इससे बेनिफिट हो रहा है, ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट की तरफ आप जा रहे हैं ना इसमें, कि ठीक है जी मैम. जी. इकोनॉमिक बेनिफिट की तरफ जा रहे हैं, तो Yes, ma'am. क्या इकोनॉमिक बेनिफिट एकमात्र क्राइटेरिया होना चाहिए इसके लिए? मैम, अगर हमें किसी भी पावर प्लांट, सपोज हम हाइड्रोलॉजिकल भी बना रहे हैं, तो उसमें भी हमें अगर जब हम बनाते हैं, अभी इधर भी हम बना रहे हैं, कहीं भी हाइड्रोलॉजिकल पावर प्लांट या कोल फायर पावर प्लांट बनता है, तो उससे अब जो ये गवर्नमेंट का नया जो नीति आई है उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक जो उसकी वैल्यूज है उनको वो करना जरूरी है बस. बट द डेवलपमेंट शुड नॉट हैम्पर. ओके, तो यहाँ पर तो ये चीज है ना कि डेवलपमेट की तरफ वेयर ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ पर जहाँ पर मैम इकोनॉमिक लॉस कम है, जहाँ पर इन्वायरमेंटल लॉस कम है, वो तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं मैम. अगर हमको स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर अदर कंट्रीज हम हमसे आगे बढ़ रही हैं, तो हम डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, अगर हमको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कम मॉनेटरी वैल्यू दे रहा है अगर. ओके,
तो आपको ये नहीं लगता कि पूरी की पूरी तरह से अगर हम इकोनॉमी पे फोकस हो जाएं, मैम उससे नुकसान नहीं होगा? नहीं, देखो कि जैसे यस मैम मैम, बिकॉज मैम per capita carbon footprint of India is lowest among the developing and developed countries. मैम अगर मैम आप हम्म यूएस में देखें तो उनके कार्बन फुटप्रिंट्स हमसे कहीं आगे हैं, एंड दे आर मोर हम्म इकोनॉमिकली गुड देन अस, एंड हम्म और वो डेवलप भी कर रहे हैं, डिफेंस में भी और हर जगह डेवलप कर रहे हैं। एनर्जी नीड्स वो हम जितना हम पर इंडियन कंज्यूम करता है, बी डिस्पाइट बीइंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, दे आर हम्म कंज्यूमिंग मोर देन अस। यूएस जो है हमसे बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, चाइना हमसे ज्यादा कर रहा है। तो इट इज अ फैक्ट, हम चाइना यूएस को अगर हम देखते हैं तो ऑल्दो दे हैव हैम्पर्ड द एनवायरमेंट, ऑल्दो, बट दे आर more developed countries and they are far more ahead of us हम्म with respect to GDP, with respect to defense, with respect to other resources। तो ये हम्म वो हमसे सब आगे हैं। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक अगर इन्वायरमेंट को वो ज्यादा हार्म नहीं कर रहा है तो हमको डेवलपमेंट की तरफ रुख करना चाहिए। ओके ओके। और कोई अगर कुछ कहना चाहें इसमें पॉइंट्स अपने? मैम मेरा ये मानना है कि अगर डेवलपमेंट की जो चीजें हम टेक्निक्स यूज हम्म कर रहे हैं वो हम फेज वाइज मैनर में उनको हम्म बदलते हुए चलें तो साथ साथ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी हम्म होता रहेगा। और ये जो हमारा लक्ष्य है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का, ये भी अचीव हो जाएगा। मैम इसके लिए कुछ चीजें जैसे हम्म कर सकते हैं, रन ऑफ द रिवर टेक्निक से जैसे एनर्जी हम्म प्रोड्यूस हो रही है। और अभी सौर नीति बनाई है हमने, तो सौर जो मैम हम्म सौर ऊर्जा है उसको मैक्सिमाइज, उसका यूटिलाइजेशन हम्म मैक्सिमाइज करें। और जितना भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है मैम, जैसे आजकल एसी की जरूरत पड़ती है हर जगह, बट अगर हम ग्रीन हम्म बिल्डिंग कोड देखें तो उसमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है कि उसमें एसी की हम्म जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से मैम फेज वाइज हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और हम्म डेवलपमेंट भी करते रहेंगे और जो हमारा 2070 तक का लक्ष्य है वो भी ओके अचीव होगा। और मैम इसी तरीके से गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स भी लॉन्च हम्म करी हुई हैं, जैसे ई व्हीकल हम्म योजना है, उससे भी हमें हेल्प मिलेगी। और एक मैम गोवर्धन योजना चल रही है, वो भी हम्म अच्छी है। और मैम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्लीन एनर्जी का भी एक लक्ष्य हमारा है, एक हम्म गोल वो भी है, तो मैम वो भी अचीव हो ओके जाएगा। और मैम उत्तराखंड में एक घराट करके एक टेक्निक होती है जिसमें चलती हुई हम्म नहरों से आटा चक्कियों को चलाया जाता है। तो मैम इस तरीके की छोटी छोटी चीजें भी हम अगर इनको बढ़ावा दें तो हम कार्बन न्यूट्रल होने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। ओके ओके, नाइस पॉइंट्स। और कोई अगर कुछ मैम कहना बट चाहे? बट मैं कुछ कहना चाहता हूँ मैम। बट हम्म आपका क्वेश्चन ये था कि कोल फायर पावर प्लांट जो है वो हम्म हमें जो है सही है या गलत है। आपका हम्म क्वेश्चन ये नहीं है कि हमें क्या क्या डेवलपमेंट्स क्या क्या, ये तो सेकंड थिंग है। बस हमारी हम्म राय ये देनी है कि कोल फायर प्लांट सही है, अगर हम्म क्या हम उसको चला सकते हैं, जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है ये ठीक है या गलत है। हम्म तो अगर हमें ये अगर मान लो सपोज सोलर पावर प्लांट्स लग रहे हैं, ये सब लग रहे हैं, तो दीज आर डिफरेंट थिंग्स। वो हम्म इसमें नहीं आता कि वो हमें सही है वो तो इसके प्रॉब्लम सॉल्यूशंस में से है, ये हम कर सकते हैं, दीज आर फ्यूचर सॉल्यूशंस। हम्म बट एट ओके। प्रेजेंट गवर्नमेंट इज डूइंग दिस एंड दिस इज राइट और रॉन्ग। हम्म अब आई मैम वाज एक और अबाउट, बात कहना चाहूंगा मैम मेरा कि जो क्वेश्चन था 1991 से मैम 1991 से पहले हम ऐसा कुछ नहीं ज्यादा, हमारे पास इकोनॉमी हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, डेवलपमेंट ज्यादा नहीं था, इन्वायरमेंट पूरा अच्छा था मैम। लेकिन हम्म 1991 का हमारे पास क्राइसिस आया, फू- और 3 दिन का केवल फूड ग्रेन का हमारे पास स्टॉक था, और ऐसी कंडीशन आ गई थी कि कंट्री में इकोनॉमी वॉज आर इकोनॉमी वॉज इट वॉज डिवास्टेटिंग, वो पूरा डिवास्टेटिंग था। तो उस सिचुएशन से बेटर तो यही है कि हम डेवलपमेंट की तरफ जाएं, अगर इकोनॉमिक हम्म लॉसेस ज्यादा नहीं है, इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा नहीं है, और डेवलपमेंटल वैल्यू हमको ज्यादा मिल रही है तो। ओके। ओके, ठीक है। तो जो टॉपिक था वो तो यही था कि हाँ, जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उसको जो गवर्नमेंट कर रही है स्टैब्लिश, तो वेदर इट इज द राइट वे टू गो अबाउट और नॉट। तो ठीक है, Ma'am, I जो want हमारी to add दूसरी something. जो दूसरी हेलो, आवाज आ रही Ma'am, है I आप लोगों want तक? to add some points. आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यस मैम। ओके ओके, जी बोलिए बोलिए।
इसमें मैं जी कहना बोलिए। चाहूंगी कि उत्तराखंड अभी पूरे तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे निर्भर नहीं कर सकता है, उन पे पूरे तरीके से रिलाई ओके। नहीं कर सकता, क्योंकि ये इतना हम्म कॉस्ट बेनिफिट नहीं है इनमें, क्योंकि इसके लिए हम्म प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो इंस्टॉलमेंट्स हैं और पावर स्टोरेज है वो काफी एक्सपेंसिव है। तो उत्तराखंड हम्म जो अभी डेवलपिंग फेज में है, अभी इनको अफोर्ड नहीं कर सकता वो, लेकिन हम धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स में कर सकते हैं इसको। ओके। तो अभी कंप्लीटली हम पूरे फॉसिल फ्यूल को पूरी तरीके से उनपे बैन नहीं कर सकते उनको अपनी एनर्जी कंजप्शन के लिए। तो इसके लिए हमें प्रॉपर मतलब पॉलिसीज और कुछ सब्सिडीज और ऐसे इंसेंटिव देने चाहिए जिससे एनवायरनमेंट भी साथ चल सके और एनर्जी कंजप्शन में भी कोई हिंड्रेंस ना हो एनर्जी जनरेशन में, क्योंकि अब पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी से उत्तराखंड नहीं चल सकता अगर हम एनर्जी जनरेशन की बात करें तो। यहाँ आवाज आ रही है क्या?